हेलो एवरीवन, मैं शमशेर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों, हम साइकोलॉजी में सामाजिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अर्थात लेव सिम्नोविच वाइगोत्स्की व जीन पियाजे महोदय जी का अध्ययन कर चुके हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज उसी क्रम में बढ़ते हुए हम अध्ययन करेंगे आज बालक के नैतिक विकास का, जो कि प्रमुख सिद्धांत किसका है, हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय जी का है, जिसका अध्ययन हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इसके आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें व अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए, जिससे सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस धुआंधार क्लास की। बड़ी ही मज़ेदार और दमदार क्लास रहने वाली है हमारी आज की, बड़ी ही मज़ेदार क्लास होगी आज की ये, जिसे पढ़ते हुए आपको क्या बहुत ही इंजॉय होगा हमारा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो भाई पहले इनके प्रमुख जो बिंदु हैं उनको हम जान लेते हैं कि इनका जो सामान्य परिचय जो है, तो सामान्य परिचय में जैसे पहला हमारा है पासवर्ड। पासवर्ड की बात हम बाद में चर्चा करेंगे, यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड को हम नोट कर रहे हैं। तो इनके सिद्धांत का जो पासवर्ड है वह है हमारा नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा अभी आपके लिए इसमें एक कहानी बताई जाएगी, पर इसके चरण बताए जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये पासवर्ड जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड से इसके आंसर्स फाइंड होते हैं, हमारे निकल के आते हैं। यदि हम बात करें कि निवासी कि कहाँ के निवासी हैं, तो इन्होंने कुछ जो सिद्धांत दिए वह जर्मन से दिए और कुछ हमारे कहाँ के दिए, अमेरिका से दिए। तो इनको जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इनके लिए जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक माना जाता है। आगे क्या है इनका प्रयोग, तो देखो प्रयोग इनकी बात करें तो प्रयोग मुख्य रूप से इन्होंने 10 से 16 वर्ष के बालकों पर किया था। काफ़ी विवादित रहा है। ये सिर्फ बालकों का अर्थ ये है कि सिर्फ लड़कों पर, यहाँ बालकों का अर्थ ये है कि सिर्फ इन्होंने जो प्रयोग किया है वो 10 से 16 वर्ष के बालकों पर किया है। और जो इनका प्रमुख सिद्धांत है, उस प्रमुख सिद्धांत को हम नैतिक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, ये इनके सिद्धांत का प्रमुख नाम है। और यदि हम बात करें इनकी पुस्तक की, तो पुस्तक है इनकी द मोरल, इनकी जो पुस्तक है हमारी, उस पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। जो पुस्तक है इनकी, उसका नाम है हमारा द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये इनकी प्रमुख पुस्तक है, जिस पुस्तक से ये सिद्धांत लिया गया है। आगे यदि हम प्रमुख शब्दों की बात करें, तो जैसे इनके जो प्रमुख शब्द हैं, उन प्रमुख शब्दों में 3 शब्द आते हैं हमारे। चलिए पहले इसका संक्षेप जान लेते हैं, ये जो दिया हुआ है कि आखिर है क्या, ये पासवर्ड है, कहानी क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बड़ी ही मज़ेदार क्लास रहने वाली है। तो चलिए इनके सिद्धांत की शुरुआत के साथ साथ एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं, जो कि इसी सिद्धांत से संबंधित है। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति था हिंज नाम का, ये व्यक्ति था हिंज नाम का। अब हिंज की जो पत्नी थी, उन पत्नी को कैंसर होता है। तो जब ये कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब उनको ज़्यादा ही समस्या होने लगती है, तो उस कंडीशन में ये जो हिंज व्यक्ति है उनकी दवा लेने जाता है। और हिंज का जो पड़ोसी था, उस पड़ोसी ने उसी समय उस कैंसर की दवाई खोजी थी। ये तब की बात है कि जब कैंसर की दवा नहीं हुआ करती थी। तब क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने इसकी दवा की खोज की थी, वह उसी समय उसने खोज की। अब हिंज क्या करता है कि अपनी पत्नी की दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। और जब डॉक्टर के पास जाता है तो वह डॉक्टर से बोलता है, जो उसके पास धनराशि थी वो धनराशि लेकर जाता है। लेकिन चूँकि जो डॉक्टर था, जो वैज्ञानिक था जिसने इसकी खोज की थी, वो क्या सोचता है कि भाई ये जो पहला कस्टमर है मेरा, मैं क्या करूँ, इस कस्टमर से अधिक धनराशि ले लूँ। और वह जो उसके रेट थे
उन रेट से 10 गुना रेट कर देता है और हिंज बेचारा उस दवा को नहीं ले पाता। भाई वापस घर आ जाता है, अपने रिश्तेदारों से हेल्प कर लेता है। हेल्प लेने के बाद भी उतना धन एकत्रित नहीं कर पाता जितना कि उस दवा का मूल्य उस डॉक्टर ने निर्धारित किया था। अब क्या होता है, हिंज बेचारा निराश होकर घर आ जाता है और घर आने के बाद यही सोचता रहता है कि आखिर किस प्रकार से अपनी पत्नी की जो जीवन है उस जीवन को बचाया जाए। इसी समय क्या होता है कि हिंज को आनन फानन में कुछ समझ में नहीं आता है। वह क्या करता है, रात को उस डॉक्टर के घर के दिए जो गेट है उस गेट को तोड़कर घर में घुस जाता है और उस मेडिसिन को ले आता है। कहानी तो भाई यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन अब इस कहानी से शिक्षा जो मिलती है जो कि इससे संबंधित है, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, यही कहानी लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपनी कक्षा के बच्चों को सुनाई और फिर उसके बाद उन बच्चों से पूछा कि बताओ बेटा कि इस जो हिंज नाम का व्यक्ति था, ये जो हिंज नाम का व्यक्ति था, कि इस व्यक्ति ने सही किया या गलत किया। अब हम और आप आसानी से क्या उसका उत्तर दे सकते हैं? नहीं। क्यों? यदि हम ये कहते हैं कि सही किया तो फिर भाई चोरी करना भी तो क्या है, एक पाप है। चोरी करना भी क्या है, एक पाप है। और यदि हम ये कहते हैं कि नहीं उसने गलत किया तो भाई उसकी पत्नी बीमार थी तो उसमें क्या है, उसे करना चाहिए था। लेकिन यदि उसने ये गलत किया तो फिर डॉक्टर जो 10 रुपए की जो मेडिसिन है उसको अगर 10 गुना, उसके 10 गुना रेट बढ़ाकर बेचना भी तो क्या है, पाप है। अर्थात ये कि एक 5 रुपए का 20 रुपए का मार्कर यदि 200 में कोई बेचे वो भी तो क्या है, गलत है। यदि कोई व्यक्ति इस मार्कर को चुरा के ले आता है और इसका जो दुकानदार है इस 20 रुपए के मार्कर को लिए 200 रुपए में बेचता है, वह भी तो क्या है, गलत है। अर्थात यहाँ क्या फंस गई, एक दुविधा कि भाई कौन सही है क्या गलत है। इसी को ही क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा कहते हैं, कि हम एक निर्णय ना कर पाना कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। ये था इनका प्रयोग जो कि उन्होंने एक हिंज नाम की कहानी के द्वारा किया और अपने बच्चों के लिए सुनाया। इसके बाद जो बच्चों का रिप्लाई आया तो भाई कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि जो हिंज ने किया वह क्या था, सही था, और कुछ ये कह रहे थे क्या, ये गलत था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि अपना निर्णय नहीं ले पा रहे थे, भाई इसी कन्फ्यूजन में थे कि भाई ये सही किया या उसने गलत किया। ये रही इनकी कुछ प्रमुख बातें। अब देखिए होता क्या है, इनका मानना ये था इस जो सिद्धांत है इसके प्रयोग के बाद एक इन्होंने निष्कर्ष निकाला। उस निष्कर्ष में अपने कुछ प्रमुख बिंदु रखे और उन बिंदुओं में जैसे कि इन्होंने जो प्रथम बिंदु रखा, अर्थात ये इनका मानना ये था कि हम किसी भी समस्या का समाधान करते समय 3 चरणों से गुजरते हैं। हम क्या करते हैं भाई, 3 चरणों से गुजरते हैं, जिसमें हमारा जो प्रथम चरण है वह कौन सा, हमारा प्रथम चरण होता है नैतिक तर्कणा। मैं आपके लिए इस साइड में लिख रहा हूँ, आप इनकी पुस्तक ये सब नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तब तक आप इनको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इनके 3 शब्दों को जानेंगे, फिर जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, सिद्धांत के चरण व उपचरण जो हैं, हम उन उपचरणों को बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए अब मैं इनके प्रमुख शब्दों के लिए एक एक करके देखता हूँ, सारे शब्दों के लिए आपको समझाता चलता हूँ साथ में। देखिए क्या है आखिर इनके प्रमुख शब्द। देखिए पासवर्ड क्या था हमारा, नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा पासवर्ड हमारा क्या है, नैतिक दुविधा। अब देखिए अब लिखो प्रमुख शब्द। इन प्रमुख शब्दों के बाद में हम अध्ययन करेंगे इसके सिद्धांत के बारे में। तो जो कि पहला शब्द इन्होंने दिया, भाई पहला शब्द हमारा क्या दिया, पहला दिया इन्होंने नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा, नैतिक तर्कणा क्या था, नैतिक तर्कणा का अर्थ यह था कि हम किसी समस्या का समाधान करते समय जिस मानसिक चिंतन की प्रक्रिया से क्या होते हैं, गुजरते हैं, कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए,
क्या सही है क्या गलत है। इस मानसिक जो चिंतन की प्रक्रिया है, जो ये चिंतन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम भाई, नैतिक तर्कणा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, नैतिक तर्कणा कहते हैं। दूसरा शब्द क्या दिया इन्होंने, दूसरा दिया भाई नैतिक दुविधा। अभी एक उदाहरण के तरफ, उदाहरण से हम समझेंगे आप, तब और अच्छा समझ में आएगा। और तीसरा क्या था, तीसरा था हमारा नैतिक व्यवहार। तीसरा क्या था, नैतिक व्यवहार। अब देखिए क्या है नैतिक दुविधा में, क्या है नैतिक दुविधा, कहती है विरोधाभासी विकल्पों में क्या रहना, फंसे रहना। विरोधाभासी विकल्पों में फंसे रहना, फंसे रहना। नैतिक व्यवहार क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करना, किसका भाई, विकल्प का चयन करना या कर लेना जो क्या है हमारा सही है या नैतिक है। तो क्या है, सही है अब नैतिक। अब देखिए तीनों के लिए समझते हैं क्या करके। इन्होंने बताया कि भाई ये जो समस्या आपके सामने है, इस समस्या के समाधान के लिए आप इन तीन जो चरण दिए हैं, ये जो तीन चरण, इन तीन चरणों से होकर गुजरते हैं। आप क्या करते हैं, इन तीन चरणों से होकर गुजरते हैं, जिसमें कि हमारा पहला चरण क्या है, पहला चरण है हमारा नैतिक तर्कणा, दूसरा है हमारा नैतिक दुविधा, और तीसरा है हमारा क्या, नैतिक व्यवहार। इसमें कहते हैं ये जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण ये कहता है कि व्यक्ति किसी समस्या के समाधान के लिए जो मानसिक चिंतन करता है, उस चिंतन को क्या कहते हैं, नैतिक तर्कणा कहते हैं। दूसरा है कि नैतिक दुविधा, कि दो विकल्पों में क्या रहना, फंसे रहना, कि इसका चयन करें या इसका चयन करें, उसे कहते हैं नैतिक दुविधा। तीसरा क्या कहते हैं, नैतिक व्यवहार, कि फाइनली उस व्यवहार का चयन कर लेना या उस विकल्प का चयन कर लेना जो विकल्प नैतिक रूप से क्या है हमारा सही है, मान्य है। जैसे उदाहरण, अब उदाहरण का अर्थ ये कि आप मान लीजिए एक शादी है आपके पड़ोस में, मतलब आपके मित्र की शादी है, ठीक है, एक है बुआ जी की बेटी की शादी। अब आपके सामने क्या है, दो समस्याएं आ गई, आपके सामने समस्या उत्पन्न हो गई। अब आप चाहते हैं कि आप क्या करें, कोशिश आप ये करें, आप सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि मैं बुआ जी की बेटी की शादी में जाऊं मैं, या मैं किस में जाऊँ, अपने मित्र की शादी में जाऊं। अब आप इस दोनों विकल्पों में फंसे रहने के दौरान हम क्या करेंगे, एक चिंतन करेंगे कि भाई मित्र की शादी में तो ये है कि हम क्या कर सकते हैं, बाद में भी जा सकते हैं। जैसे चूँकि भारतीय परंपरा अपनी जो है संस्कृति, हमारी संस्कृति ये कहती है कि एक बार के लिए भले ही लड़के की शादी में ना जाओ, लेकिन लड़की की शादी में हमें जाना चाहिए, लड़की की शादी में हमें जाना चाहिए। और आप क्या करेंगे, ये सोचते हुए एक चिंतन करेंगे। आप क्या करेंगे, एक चिंतन करेंगे। तो ये जो चिंतन की प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, हमारी तर्कणा कहलाती है। नैतिक दुविधा क्या कहती है, नैतिक दुविधा कहती है कि दो विकल्पों में फंसे रहना, कि भाई अब दो कार्ड आ गए हैं, एक कार्ड हमारे बुआ जी के घर से, एक कार्ड हमारे मित्र का है, कि यार किधर जाया जाए। ये जो दो कार्ड आए हैं, जो विकल्प हैं, ये विकल्पों में फंसना क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा। और फाइनली ये सोच लेना, डिसाइड कर लेना कि हमें चलो बुआ जी की शादी में जाना है, तो मित्र से तो बाद में कह देंगे भाई सॉरी यार आ नहीं पाए थे, क्या क्लियर पॉइंट। तीसरा क्या कहता है, ये है हमारा नैतिक व्यवहार। जैसे और भी एग्जाम्पल है हमारे, भाई मार्केट जाते हैं हम, तो मार्केट जाने के लिए सपोज आपको एक जैकेट खरीदनी है। अब आप जब दुकान शॉप पे पहुंच गए, तो शॉप पे पहुंचते क्या, अब पैसे हैं एक जैकेट के, और जैकेट हमको पसंद क्या आ गई, यहाँ पे दो आ गई हैं, तीन आ गई। अब दो तीन आ गई, मतलब एक रेड है, कोई है पिंक है, कोई ब्लू है। आप कंफ्यूजन में रहोगे, आप क्या कौन सी ली जाए, रेड वाली भी अच्छी लग रही है, पिंक वाली भी अच्छी लग रही है, और हमारी ब्लू वाली भी अच्छी लग रही है। तो इन तीनों में क्या रहा, ये जो विकल्प है, अब आप चिंतन करोगे कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये वाली लें, इसमें ये अच्छाइयाँ, ये चिंतन करेंगे आप कि कौन सी ली जाए। ये क्या होगी, नैतिक तर्कणा होगी हमारी। तीन प्रकार की जैकेटें हमको पसंद आ गई, ये क्या है, तीन विकल्पों में फंस जाना, नैतिक दुविधा है। फाइनली हमने सपोज रेड वाली ले ली, तो रेड जैकेट ले लेना, डिसाइड कर लेना, क्या कहला, नैतिक व्यवहार। अर्थात ओवरऑल इनका कहने का सेंस ये था कि इनका जो निष्कर्ष निकल के आया कि बच्चा या बड़ा किसी भी समस्या के समाधान के दौरान इन तीन स्तरों से गुजरता है, तब जाके वह क्या होता है, हमारा फाइनल डिसीजन ले पाता है। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना कि पूरे आजीवन हम उन तीन जैकेटों में फंसे रहें, या दोनों कार्डों को हाथ में लेके पूरे जीवन चिंतन ही करते रहें कि हम किसकी शादी में जाएं, किसकी में ना जाए, ऐसा नहीं होता ना। तो अर्थात हम समस्या का समाधान कर लेते हैं, लेकिन इन तीन स्तरों से होकर गुजरते हैं, तब हम क्या कर पाते हैं, उन समस्या का समाधान
कर पाते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये इनके प्रमुख शब्द हैं, वह इनका जो सामान्य परिचय था हमारा वह था। अब देखते हैं इसके इनके प्रमुख जो हमारा सिद्धांत है उस सिद्धांत के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं इनके सिद्धांत के लिए। तो इनका जो प्रमुख सिद्धांत है भाई, वो उसका कहते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। इनका जो प्रमुख सिद्धांत है वो क्या है हमारा, नैतिक विकास का सिद्धांत। सिद्धांत हमारा क्या है, सिद्धांत है नैतिक विकास का। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का भी। नैतिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है, इसके 3 चरण हैं और प्रत्येक चरण का हमारा 2-2 उपचरण हैं। ठीक है, तो भाई इन उपचरणों में ही नैतिक दुविधा उत्पन्न होगी। इनमें क्या होगी, हमारी नैतिक दुविधा उत्पन्न होगी। बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझना है हमारे लिए, तब जाके आपके ये अच्छे समझ में आ पाएगा भाई। देखिए पहला क्या कहता है, सिद्धांत। सिद्धांत में यदि हम बात करें इनके चरण, तो चरण है भाई हमारे 3। देखिए प्रथम चरण। प्रथम चरण क्या कहता है मैंने जैसे कि बताया आपके लिए ये 3 चरण हैं। और यदि हम बात करें इनके उपचरण की, तो प्रत्येक एक चरण में 2 उपचरण हैं हमारे। तो ये 3A और पर एक प्रत्येक में क्या है 2, तो अर्थात 6 इसके क्या हो जाएंगे, हमारे उपचरण हो जाएंगे। तो पहला चरण क्या कहता है, पहला चरण है हमारा, इसका नाम जो है हमारा यह है नैतिक, सॉरी नैतिक नहीं, पूर्व। ये किसकी है, ये पूर्व नैतिक पूर्व रूढ़िवादी, इसे कहते हैं पूर्व नैतिक या पूर्व रूढ़िवादी या पूर्व परंपरावादी, पूर्व नैतिकवादी या पूर्व रूढ़िवादी, पूर्व परंपरावादी चरण। अब बात करें इसमें क्या, हमारी बात करें हम इसमें अवस्था की, तो जो अवस्था है वह हमारी कितनी आती है, 3 से 10 वर्ष। 3 से 10 वर्ष। अब देखिए ये रहा हमारा मुख्य चरण, ये हमारा क्या रहा, मुख्य चरण। अब इस मुख्य चरण में मैंने बताया आपके लिए कि 2-2 भाग हैं इसके, मतलब 2-2 उपभाग हैं। तो जैसे 2 उपभागों में हमारा क्या है, 2 उपभागों में जैसे इसका पहला उपभाग जो है, पहला क्या कहता है, ये कहता है इसमें बच्चे की कौन सी अवस्था रहती है, ये कहती है अहम केंद्रीयता, जिसे एक नाम दिया गया है हमारा स्वार्थी बच्चा। और जो दूसरा इसका उपभाग है हमारा कौन सा, दंड एवं आज्ञा पालन। दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था, दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था। अब ध्यान से समझना, ये जो पासवर्ड मैंने लिखा था आपके लिए कि भाई नैतिक दुविधा, पासवर्ड तो था हमारा नैतिक दुविधा। अब प्रत्येक जो उपचरण है, प्रत्येक जो उपचरण हमारा दिया हुआ है, प्रत्येक उपचरण के जो दो उपचरण दिए हैं हमारे, इन 2 उपचरणों के बीच में यहाँ पे नैतिक दुविधा उत्पन्न होगी। यहाँ क्या होगी, हमारी नैतिक दुविधा उत्पन्न होगी। अब देखते हैं किस प्रकार से। देखिए पहला कहता है जैसे कि इनके अंदर है अहम केंद्रीयता, जो प्रथम उपचरण है। उपचरण में क्या है, पहला अहम केंद्रीयता। अहम केंद्रीयता होता है स्वार्थी बच्चा, क्या होता है हमारा स्वार्थी बच्चा। अब इन दोनों बीच में किस प्रकार से होगी, ध्यान से समझना। होता क्या है कि अहम केंद्रीय बच्चा एक स्वार्थी प्रकार का होता है, मतलब सब कुछ क्या करता है, अपने पास रखना चाहता है। जैसे उदाहरणों के द्वारा समझेंगे हम तो अच्छा समझ आएगा हमारे। उदाहरण क्या कहता है, जैसे बच्चा कहता है सारे फल मुझे दो। अब देखिए माता पिता क्या कह रहे हैं, माता पिता क्या कह रहे हैं हमारे, ये कहते हैं कुछ फल छोटे भाई
को भी दे दो वरना पिटाई होगी, वरना पिटाई होगी। अब देखिए होता क्या है, ये जो अहम केंद्रित बच्चा है, स्वार्थी बच्चा चाहता है कि भाई सब कुछ क्या हो जाए, मुझे मिल जाए, सब कुछ क्या हो, मुझे मिले, किसी और से मिले या ना मिले। लेकिन अब उसके ऊपर क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन। दंड आज्ञा पालन मतलब क्या है, नियंत्रण है। ये क्या है हमारा नियंत्रण है, किसका भाई, माता पिता का। दंड आज्ञा पालन किसकी है भाई, उसके जो माता पिता है, मतलब उसके पेरेंट्स हैं। अब उनका क्या है, उनका है एक नियंत्रण, कंट्रोल है। अब होता क्या है, बच्चा कहेगा सारे फल मुझे दे दो, लेकिन माता पिता कहेंगे नहीं, कुछ फल क्या हो, छोटे भाई को भी दे दे। अब बच्चा कहेगा नहीं मुझे, माता पिता कहेंगे नहीं बेटा छोटे भाई को, वरना क्या होगा, तेरे स्लैप लग जाएगा, आई फिर तेरी पिटाई हो जाएगी। अब बच्चे के मस्तिष्क में क्या होगा, दिमाग में अब आ जाएगी दुविधा उत्पन्न कि यार सारे फल मैं ले लूं, अंदर से स्वार्थीपन कह रहा है कि सारे फल क्या हो, मैं खा लूं, मैं ही खा के बैठ जाऊं, राजा बाबू बन जाऊं। लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा है उसके, यार यदि मैंने खाए और अपने छोटे भाई को नहीं दिए तो क्या होगी, मेरी पिटाई होगी। इस कंडीशन में उत्पन्न होती है उसके अंदर क्या, नैतिक दुविधा। उसके अंदर क्या उत्पन्न होती है, नैतिक दुविधा। नैतिक का मतलब क्या कि जो क्या करूं जो सही है, दुविधा मतलब क्या भाई, असमंजस। अर्थात कि सारे फल मैं खाऊं या छोटे भाई को भी दे दूं, सारे फल मैं खाऊं या छोटे भाई को भी दे दूं। इस कंडीशन में क्या हुई, एक दुविधा उत्पन्न हुई, किसके बीच, तो दुविधा उत्पन्न हुई जो स्वतंत्र इच्छा है उसकी, जो क्या है, स्वतंत्र इच्छा, मतलब जो ये चाह रही है कि सारे फल मैं खाऊं। तो जो नैतिक दुविधा उत्पन्न हुई, स्वतंत्र इच्छा वा किसके, वा नियंत्रण। नियंत्रण किसका, तो माता पिता। तो स्वतंत्र इच्छा के और माता पिता के नियंत्रण के बीच ये क्या उत्पन्न होगी भाई, दुविधा उत्पन्न हो गई। ये क्या कहती है, ये कहता है पहला चरण। पहला चरण क्यों, क्योंकि भाई बच्चा कैसा है, पूर्व नैतिक, मतलब वो नहीं जानता सही क्या है और गलत क्या है। उसको क्या है, नैतिकता तो जबरदस्ती सिखाई जा रही है, किसके द्वारा, माता पिता के द्वारा, क्योंकि वह तो जानता ही नहीं सही क्या है। आई होप आपके लिए पहला चरण समझ में आया होगा। ये फिर समझिए कि ये जो चरण कहता है कि लगभग बच्चा जो 3 से 10 वर्ष की अवस्था का होता है वह पूर्व नैतिक होता है, मतलब सही क्या है गलत क्या नहीं जानता। उसके लिए जबरन क्या होता है, उसे सिखाया जाता है कि बेटा ये चीज़ सही है। तो जब आप सिखा रहे होते हैं और उसके अंदर होता है स्वार्थीकरण, तो वो स्वार्थीकरण और जो सिखाया जा रहा है उस दोनों के बीच में क्या होता है, एक दुविधा उत्पन्न होती है। उस दुविधा को क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा कहते हैं, जो कि 3 से 10 वर्ष के बालकों के अंदर होती है या दिखाई देती है। आई होप आपको ये पहला चरण समझ में आया होगा। चलिए इसका चाहो तो भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, इसे बोलते हैं प्री मोटर स्टेज बोलते हैं आप, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब दूसरा क्या है, द्वितीय चरण। दूसरा हमारा, इसका द्वितीय चरण क्या है हमारा, देखते हैं। आइए देखते हैं द्वितीय चरण क्या है इसका। आयु 10 से 13 वर्ष, जिससे क्या हमारा 13 वर्ष, द्वितीय चरण। द्वितीय है, द्वितीय हमारी नैतिक, रूढ़िवादी, परंपरावादी या इसे परंपरागत के नाम से भी कहते हैं, जिसकी आयु क्या है हमारी 10 से 13 वर्ष। अब देखिए इसे कैसे जानेंगे हम। इन्होंने बताया ये क्या रहा, ये मुख्य चरण है, द्वितीय चरण है। प्रत्येक चरण के क्या है, दो दो उपभाग हैं। तो इसका उपभाग या उपचरण क्या है, इसका उपभाग कहता है अनुकरण, अनुकरण अवस्था या अनुकरणीय अवस्था। अनुकरण अवस्था या इसे अच्छा बाल, अच्छा लड़का लड़की भी कहते हैं, दूसरा नाम ये है इसका। इसे अच्छा लड़का लड़की, ठीक। और दूसरा क्या है, दूसरा है कानून व्यवस्था अवस्था, कानून व्यवस्था
अवस्था। अब देखिए क्या होता है, जैसे मैंने बताया पहले उदाहरण देखते हैं फिर आता है अच्छा समझ में। ये क्या होता है, अनुकरण। अनुकरण का अर्थ होता है कि किसी का क्या करना, भाई किसी को देखकर सीखना या उसके जैसा बनना, ठीक है, उसका अनुसरण करना। और कानून व्यवस्था कहता है कि भाई क्या होना, जैसे अपने अनुसार नियमों के अनुसार क्या होना, बनना। क्या होना माना, नियमों के अनुसार बनना। अब देखिए जैसे क्या होता है भाई, पिताजी क्या कहते हैं, पिताजी कहते हैं हमारे पापा जी आपके कि जो पड़ोसी हमारे हैं वर्मा जी, कोई भी मान लो, चलो गुप्ता जी मान लेना है, कि कहते हैं कि गुप्ता जी के बेटे जैसा बनो। क्लियर, ये क्या कहते हैं, गुप्ता जी के बेटे जैसा बनो, लेकिन हम क्या चाहते हैं भाई, अपने निर्णय खुद लेंगे या अपना निर्णय खुद लेंगे। आपका कहेंगे मैं अपना निर्णय खुद लूंगा, स्वयं लूंगा। अब देखो, अभी समझ में आएगा कि दोनों के बीच में कैसे क्या होगी, नैतिक दुविधा उत्पन्न होगी। आइए देखते हैं नैतिक दुविधा किस प्रकार से उत्पन्न होगी इन दोनों के बीच में। देखिए क्या होता है, अनुक्रम अवस्था। अब हुआ क्या, देखिए अब आपने क्या किया भाई, आप तो क्या करते हो प्रतिदिन भाई 12 बजे तक फ़ोन चलाते हो, 12 बजे के बाद 1-2 बजे सोते हो चैटिंग करके, कभी चैटिंग करके कभी कुछ भी करके। 2 बजे आप सोए, आप 2 बजे सोए, पड़ोस में रहते हैं गुप्ता जी। गुप्ता जी का बेटा भाई सुबह ही उठ गया 4 बजे, 4 बजे उठता है भाई, उठ के क्या करता है भाई, पढ़ाई करना शुरू कर देता है। तो उसने अपने रूम की लाइट ऑन की और एक लाइट हुई आपके घर की ऑन, जो कि किसकी थी, बापूजी की, मतलब पिताजी की। आप पिताजी कहते आते हैं, उठ बेटा उठ, चूंकि सोए कितने समय हो, 2 बजे। अब 2 बजे सोए हो, 4 बजे तुमको उठाया जा रहा है, उठ, सो रहा है अभी तो देख, गुप्ता जी का बेटा थे पढ़ने बैठ गया। अब कहते हैं भगवान, हे गुप्ता जी का बेटा कब तू मिलेगा, कब तेरा हम साफ करेंगे। अब गुप्ता जी अब मजबूरी में उठ गए हैं, उठते उठते क्या हो रहा है, बुक ले ली हाथ में, बुक लेके क्या झिक्की मार रहे हैं, झिक्की मारते रहे भाई। उठना तो है क्योंकि ऊपर से आतिश आया हुआ है। उठ गए भाई, उठने के बाद अब क्या हुआ, सुबह को आप कह रहा, आप 7 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, गुप्ता जी बेटा पहले ही 6:30 बजे निकल गया स्कूल के लिए। खाते अभी खाता ही रहेगा क्या, कब तक खाएगा, कितना खाएगा, देख गुप्ता जी बेटा पढ़ने गया, पढ़ने चले गए भाई। शाम को आते हैं आप खेलने के लिए, घर से बाहर निकलते हैं, गुप्ता जी का बेटा पढ़ रहा होता है, पापा जी देखते हैं, पूरे दिन घूमते ही रहना तू, घूम, तुझे होश ही नहीं है पढ़ने का। भाई गुप्ता जी का बेटा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। कहते हैं हे प्रभु कब ये गुप्ता जी का बेटा मिले और कब हम इसका हिसाब करें। अब क्या हो रहा है, अनुकरण करने के लिए कहा जा रहा है, किससे, आपसे, किसके, तो गुप्ता जी के बेटे का। आप क्या करते हो, अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हो। अब क्या हुआ भाई, दिन बीते 2, 4, 10, 20 दिन, कुछ समय बाद क्या होता है कि एक दिन पेपर में न्यूज आती है कि गुप्ता जी का बेटा परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया। आप भाई कटिंग लेके आते हो यहाँ पे पिताजी के समक्ष दिखाते हुए कि पापा जी देखना क्या है ये। पापा जी देखते हैं उसमें कि गुप्ता जी का बेटा नकल करते हुए पकड़ा गया। अब पिताजी क्या तो चुप हो जाते हैं। अब आप क्या कहते हो, पिताजी ये बात इसे और देखना क्या है ये, पापा जी क्या इसमें चुप हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, आप बात कहेंगे कि भाई मुझे गुप्ता जी के बेटे ऐसा नहीं बनना है, मुझे गुप्ता जी के बेटे ऐसा नहीं बनना है, मुझे तो अपना निर्णय खुद लेना है कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन नैतिक दुविधा कहाँ उत्पन्न हुई, तो नैतिक दुविधा उत्पन्न हुई भाई कब, कि जब आपसे कहा जा रहा था कि आप क्या करें, अनुकरण करें, किसके, गुप्ता जी के बेटे का। और आप चाहते थे क्या, कि मैं अपने अनुसार चलूं। भाई मान लीजिए गुप्ता जी का बेटा क्या है, जैसे हमारा कि भाई इंजीनियर बनना चाहता है, गुप्ता जी का बेटा क्या है, इंजीनियर बनना चाहता है, अब आपको बनना है डॉक्टर। तो दुविधा कहाँ उत्पन्न होगी, आपके और उसके उस व्यवहार में, कि भाई मुझे तो मुझे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, और गुप्ता जी का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है। अर्थात आप कानून व्यवस्था के अनुसार चलोगे कि मुझे क्या सही है या मैं निर्णय अपना लूँ। लेकिन आपको क्या जबरदस्ती कराया जाएगा, अनुकरण। आपको क्या कराया जाएगा, अनुकरण। और इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एक नैतिक दुविधा उत्पन्न होगी, किसके बीच, तो ये उत्पन्न होगी अनुकरण की अवस्था के बीच, अनुकरण व नियम नियम पालन, नियम पालन या नियम कानून अवस्था। क्या आप किसी का अनुकरण करें
या आप अपने अनुसार चलें। अब आपके दिमाग में ये रहता है कि यार मैं अपने अनुसार बनना चाहता हूँ, मैं ये करूँ, ये गुप्ता जी के बेटा है, क्या करूँ, उसका अनुकरण करूँ, उसे फॉलो करूँ भाई। तो यहाँ क्या होती है, एक नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है। आई होप आपके लिए ये दूसरा भी क्या जो चरण है, द्वितीय चरण भी समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हमारा एक अंतिम चरण बचा है, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा ये सिद्धांत ये लगभग लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा। सारे बिंदु इसमें हो ही चुके हैं हमारे। चलिए, आपने शायद ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा। सारे चरणों में जो जो इसके उपचरण हैं, प्रत्येक दो उपचरणों के बीच में क्या बनती है, हमारी नैतिक दुविधा बनती है। और नैतिक दुविधा क्या होती है, दो विकल्पों में फंसे रहना, दो विकल्पों में क्या होना, फंस जाना, ये नैतिक दुविधा होती है हमारी। और उन दोनों के बीच में कौन सा सही है उसकी तरफ क्या करना, चिंतन प्रक्रिया करना, क्या कहलाता है, नैतिक तर्कणा कहलाता है हमारा। और जो सही है उसका क्या कर लेना, फाइनली उसे चूज कर लेना, मतलब सिलेक्ट कर लेना या उसका चयन कर लेना, क्या कहलाता है, हमारा नैतिक व्यवहार कहलाता है। चलिए देखते हैं तीसरा चरण, तृतीय चरण। तृतीय चरण की यदि बात करें तो ये क्या है हमारा, ये है उत्तर नैतिक। ये क्या है, उत्तर नैतिक या उत्तर रूढ़िवादी या उत्तर परंपरावादी या परंपरागत चरण, जिसमें बालक की जो आयु है वो कितनी है हमारे, 13 से 16 वर्ष तक के बालक का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, इसमें इसको रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आयु क्या होगी, लगभग 13 से 16 की हो गई। तो ये बच्चा लगभग क्या होता है, सामाजिक हो चुका होता है। तो इसका जो प्रथम उपचरण है, इसका जो पहला उपचरण है, पहला उपचरण हमारा क्या है, पहला है सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध। और इसका जो द्वितीय चरण है, इसका जो द्वितीय चरण है वह है हमारा सार्वभौमिक, उसे क्या है, सार्वभौमिक या सार्वभौमिकता, या कह सकते हैं परोपकार, सार्वभौमिक नैतिकता, नैतिकता, या इसके लिए कह सकते हैं परोपकार या परोपकारी। अब देखिए क्या कहता है ये, जैसे उदाहरण, जैसे सामाजिक अनुबंध क्या है, सामाजिक अनुबंध का अर्थ होता है कि समाज से कैसा ना एक संबंध स्थापित करना। जैसे संबंध स्थापित में ये है, इसे ये भी कह सकते हैं अपना अपना भला करना, दूसरा नाम इसका ये भी है अपना अपना भला। ठीक है, सार्वभौमिक का अर्थ है सभी के लिए। जैसे अपना अपना क्या कहता है भाई, एक बच्चा कहता है, मान लीजिए तुम मुझे पेन दो तब मैं तुम्हें अपनी पुस्तक दूंगा, तब मैं तुम्हें अपनी पुस्तक दूंगा। इधर देखिए उदाहरण, ये क्या है, ये क्या कहता है, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक जैसे ये कोई मान लीजिए, इसमें मान लीजिए आप इसी कहता है कि पहले तुम पुस्तक ले लो, पहले तो पुस्तक ले लो, पेन बाद में दे देना, पेन बाद में दे देना। अब सुनो इसे क्या कहता है, ये कहता है यहाँ भी क्या होगी, एक नैतिक दुविधा उत्पन्न होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चरण पे उपचरण है हमारा क्या कहता है, ये कहता है सार्वभौमिक व सामाजिक अनुबंध है। अर्थात ये कहता है कि पहले क्या करना, अपना अपना भला कर लेना, पहले अपना अपना भला करना। और उधर क्या कहता है, पहले क्या होता है सार्वभौमिक, मतलब अब ये यहाँ क्या होता है कि आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिस सिचुएशन में आप ये क्या करेंगे, आप एक ऐसी दुविधा में फंस जाएंगे कि यार मैं पहले अपना भला करूं या इसका काम चलाऊं, मैं पहले अपना भला करूं या इसका काम चलाऊं। और इसमें
ये क्या है, ये विकल्पों में फंसा रहना। और इसका चिंतन करते हुए नैतिक तर्कणा, और फाइनली आप ये सोचेंगे और फाइनली डिसीजन ले लेंगे कि चलो मैं बाद में काम कर लूँगा, पहले इसका काम तो चल ही जाए, उसके बाद देखते हैं अपना होगा तो हो जाएगा। ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है सार्वभौमिकता। कि इस कंडीशन में जो नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है वह कहाँ उत्पन्न होती है, वह उत्पन्न होती है कि भाई अपना भला करें, अपना भला करें या सभी का, या सभी का कर दिए कि उसका या किसी का, मान लीजिए आप अपना भला करें या सभी का, इन दोनों के बीच में क्या हुई, एक उत्पन्न नैतिक दुविधा कि भाई समस्या समाधान के दौरान प्रत्येक समस्या में एक क्या होती है, नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है, जो कि 3 चरणों से व्यक्ति गुजरते हुए समस्या का क्या करता है, समाधान करता है। तो ये था इनका प्रमुख सिद्धांत, और इनके प्रमुख सिद्धांत के ये हमारे क्या थे, ये थे कुछ चरण, जिन 3 चरणों का हमने अध्ययन अभी किया है। चलिए और देखते हैं कुछ, अगर इसमें है बचा हुआ हमारा भाग तो ये इसमें हमारा सामान्य परिचय हो गया, चरण हो गए, इसके उपचरण हो गए, पुस्तक हो गई हमारी, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण भाई इसका ये पासवर्ड है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारा, ये इनका ये जो पासवर्ड दिया हुआ है हमारे लिए, इस पासवर्ड से ही सबसे ज़्यादा ये पासवर्ड ब्रेक करता है विकल्पों के लिए कि कौन सा विकल्प सही होगा। जहाँ जहाँ पे आपके लिए प्रश्न का अर्थ इस प्रकार से आता हो कि वहाँ दुविधा लगती हो, है दुविधा आपके अंदर नहीं, दुविधा उस प्रश्न का जो अर्थ है उसमें यदि लगता हो कि जो व्यक्ति जिसका नाम लिया गया है, जो बच्चा है, जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया में कहीं दुविधा है, वहाँ वहाँ ये कारगर होता है उत्तरों को निकालने के लिए। और जो इनका सिद्धांत है, इस सिद्धांत से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों में इस प्रकार से ही सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, वहाँ से क्या होते हैं कि जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पे कोई नैतिक अनैतिक दुविधा किस प्रकार से क्या होता है, वहाँ शब्द दिए होते हैं या उनका अर्थ प्रकट हो रहा होता है। तो ये हमारा एक सिद्धांत रहा आज का। ये बहुत जल्द मिलते हैं आगे लेक्चर में हम, जिसमें हम एक बहुत महत्वपूर्ण और सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने वाले एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो कि सबसे बड़ा भाग है हमारा साइकोलॉजी का। चाहे वो हमारी टैट की साइकोलॉजी हुई, टैट सी टैट या सुपर टैट, आपकी किसी की भी वह साइकोलॉजी हुई, तीनों का क्या बहुत ही अधिक प्रश्न पूछे आते हैं, जैसे कहते हैं अधिगम। तो बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारा। इसके अंतर्गत हम विभिन्न जो सिद्धांत हैं उन सारे सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।